अपनी 14 साल की मासूम सी बेटी आरुषि के कत्ल के बाद 5.5 साल तक उसके माँ बाप चीख चीख कर कहते रहे कि वो नहीं है अपनी बेटी के कातिल। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए आंसू बहाते रहे, कभी सीबीआई और पुलिस को कोसते रहे तो कभी मीडिया को जिम्मेदार ठहराते रहे, दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमने नहीं किया है अपनी बेटी का कत्ल। लेकिन अब फैसला आ चुका है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अपनी प्यारी सी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। बेटी की मौत तो उनके हाथों 5.5 साल पहले ही हो गई थी। अब अगर ऊपरी अदालतों से उन्हें राहत नहीं मिली तो बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। अपनी इकलौती बेटी के कत्ल के जुर्म में जिसकी हंसी या खुशी में उनकी जिंदगी बसती थी, कैसे उसी बेटी को राजेश तलवार ने पहले गोल्फ स्टिक से मारा, फिर सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। उस रात मां भी कितनी पत्थर दिल हो गई थी कि अपनी इकलौती बेटी को मौत की नींद सोते हुए देखती रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस रात के हालात ने तलवार को कातिल बना दिया? क्या आरुषि का गुनाह इतना बड़ा था कि तलवार अपनी बेटी के कातिल बन गए? क्यों उस रात राजेश तलवार के सर पर खून सवार हो गया? बाप ने कत्ल कर दिया तो मां ने उसका साथ क्यों दिया? उम्र कैद के बाद भी तलवार क्यों कह रहे हैं कि खुद हैं वो बेकसूर, उन्हें फंसाया गया? सबूतों की कमी के बाद भी अदालत ने क्यों मान लिया कि तलवार ही है कातिल? ऐसे कई सवाल हैं जिसका हम जवाब तलाशेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। 14 साल की आरुषि, अपने मम्मी पापा की लाडली आरुषि। उस दिन वो अपने पापा के गिफ्ट को निहारती रही, मम्मी के प्यार पर इतराती रही, मगर क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात हुआ एक गुनाह उसके मम्मी पापा को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। करीब 5.5 साल बाद देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के गुनहगार आरुषि के माँ बाप अब गाजियाबाद की डासना जेल जा रहे हैं। जेल में कदम रखने के बाद अब आरुषि हेमराज के हत्यारे राजेश और नुपुर तलवार ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहेंगे। सेक्शन 302 आईपीसी में दोनों अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5-10 हजार रुपया जुर्माना और 10 हजार रुपया दोनों को जुर्माना और इन डिफॉल्ट 6 मंथ्स सेंटेंस। सीबीआई की विशेष अदालत ने तलवार दंपति को धारा 302 यानी हत्या के जुर्म में उम्र कैद, धारा 201 यानी सबूत मिटाने के जुर्म में 5 साल की कैद, धारा 203 यानी गुमराह करने के जुर्म में 1 साल की कैद मुकर्रर की है। सजा के ऐलान से पहले लंबी बहस चली। सीबीआई के वकील ने दोषी मां बाप के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि तलवार दंपति के वकील ने कम से कम सजा की मांग की। शाम 4:30 बजे स्पेशल जज ने फैसला सुनाया और वो था उम्र कैद। हम लोगों ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि दोनों डेंटिस्ट हैं और इनका कोई क्रिमिनल के पहले से प्रीवियसली क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लिहाजा इनका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में ये ऑफेंस नहीं आता है, तो इनको लीनेंसी बढ़ती जाए। 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, 201 में 5 साल की सजा है और 5,000 रुपये जुर्माना है, और 203 में डॉक्टर तलवार को, राजेश तलवार को 1 साल की सिंपल इम्प्रिजमेंट है और 2,000 रुपये जुर्माना है। हम लोग इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। ऐसा नहीं कि इस फैसले से नाखुशी जाहिर करने वालों में सिर्फ तलवार दंपति ही हैं। आरुषि की दोस्त ने भी कहा कि जांच में कई गड़बड़ियां थीं। All these inadequacies in terms of the criminal systems have been nabbed on this couple because of the way this case was handled so badly, and that is a very, very bad reflection of the kind of country we live in, I think, today. So this case is not only tragic and upsetting for me because I was friends with Arushi and I'm close to the family, but as a citizen I'm scared that something like this could happen in the first place. कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, जिसे कोर्ट ने चार्जशीट मान लिया, उसमें भी किसी चश्मदीद का जिक्र नहीं है, लेकिन ये इशारा जरूर किया गया कि उस रात के हालात कुछ ऐसे थे जिसमें आरुषि की हत्या हुई। कहा गया कि आरुषि और हेमराज को तलवार दंपति ने आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद गोल्फ स्टिक से वार किया गया जो आरुषि के सिर पर भी लगा। फिर सर्जिकल ब्लेड से दोनों का गला काटा गया। हालांकि इसकी काट में तलवार दंपति की तरफ से भी दलीलें दी गईं, लेकिन अब फैसला आ चुका है। तलवार दंपति को उम्र कैद हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस रात के हालात ने ही आरुषि के माँ बाप को कातिल बना दिया? जितेंद्र शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। आरुषि हत्याकांड में उनके माँ बाप को, आरुषि के माँ बाप को कोर्ट ने गुनाहगार माना है।
उम्र कैद की सजा सुना दी है और सीबीआई उनके आरुषि के मां बाप के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं माना और उम्र कैद की सजा दे दी गई। अब सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये कि आरुषि ने क्या ऐसा किया कि मां बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके सब्र की सीमा टूट गई। उस रात ऐसा क्या हुआ कि आरुषि के मां बाप कातिल बन गए, क्योंकि आदतन वो कातिल नहीं है, आदतन गुनहगार नहीं थे या उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। फिर उस रात हुआ क्या? ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, स्टूडियो में हैं जस्टिस फखरुद्दीन, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर अदालत ने गुनहगार माना है, किस आधार पर उम्र कैद की सजा हुई। और हमारे साथ हैं खाप पंचायतों के समर्थक सतपाल चौधरी, क्योंकि हम मानसिकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसी मानसिकता होती है कि हालात माँ बाप को कातिल बना देता है, उस बेटी या उस बेटे के कत्ल के लिए माँ बाप को उकसाता है, जिसे वो अपने कोख से पैदा करते हैं, कई सालों तक उसकी परवरिश करते हैं, खासतौर से बेटियों के मामले में। इस मानसिकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत के इस फैसले को कैसे देखा जाए। सबसे पहला सवाल आभा सिंह से ही। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर आभा जी, अदालत ने दोषी भी माना है और उम्र कैद की सजा भी सुना दी है। अब आपके हिसाब से हम क्या माने, क्या हुआ उस रात? जितनी बातें हम लगातार 5 साल से सुनते आ रहे हैं, जिससे राजेश तलवार कातिल बन गए, एक मां 14 साल की बेटी को कत्ल होते देखती रही या 5.5 साल तक कत्ल में बराबर का हिस्सेदार बनकर छुपाती रही पूरे मामले को, या साथ देती रही राजेश तलवार का? क्या हुआ होगा? कैसे कातिल बन गए राजेश तलवार? आप कैसे देखती हैं इसको? सामाजिक ढंग से अगर देखने की कोशिश करें तो, हालात के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो आभा जी। देखिए, सीबीआई ने जो सबसे पहले नोएडा पुलिस ने कहा कि राजेश तलवार ने हत्या की, और जब सीबीआई की पहली टीम आई उसने नौकरों को रिस्पॉन्सिबल किया, लेकिन जब सीबीआई की टीम 2 आई उसने जो है सिस्टमैटिकली सबूतों को इकट्ठा किया, और जब क्लोजर रिपोर्ट करी उसने कोर्ट को पेश, उस वक्त कहा कि कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई, घर में कोई बाहर से आया नहीं, 4 लोग थे, 2 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग बाकी हैं, उन्होंने ही हत्या की होगी। और साथ ही साथ जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो सही से नहीं आई, और बाद में डॉक्टर तलवार के घर वालों ने जो पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रेप शब्द नहीं लिखिए। आप सबूतों की बात कर रही हैं आभा जी, सबूतों की बात करें, उस पर हम कई साल से बहस कर रहे हैं। आभा जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, आप सबूतों की बात कर रहे हैं या सबूत ना होने की बात या चश्मदीद के ना होने की बात कर रहे हैं, इस पर हम 2-2.5-3 साल से हम लोग बहस कर रहे हैं, और खासकर से कल से तो कर ही रहे। मैं ये समझना चाहता हूं राजेश तलवार जैसा पिता कैसे कातिल बन सकता है? नुपुर तलवार जैसी मां कैसे कत्ल होते देख सकती है? और उस बेटी को जिसको 14 साल तक पाला पोसा, और वो बेटी उनके लिए नायाब तोहफा थी, उस बेटी के बाप और मां बनने की भी एक कहानी है। कैसे कातिल बन गए, ये हम समझना चाहते हैं। जी, ये देखिए 2012-13 के बाद 13 में सीबीआई के जो आईओ थे मिस्टर कॉल, उन्होंने कोर्ट में अपने कहा कि उनको ये ऑनर किलिंग का मामला लगता है। उनका मानना था, जो उनका सीक्वेंशियल उन्होंने बनाया था सर्कमस्टेंशियल, कि ये लोग माँ बाप ने आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक उसमें देखा और वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाए और गोल्फ स्टिक से मार दिया, और बाद में जो था सेल केपिल से उनकी नस काट दी। ये सीबीआई का कहना था। और आज जब सजा हुई है, जब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है 302 के तहत, तो ये बात प्रूव होती है कि राजेश तलवार और उनकी माता ने ही आरुषि की हत्या की। और अगर दोनों चीज को जोड़ते हैं तो ये मामला एक ऑनर किलिंग का बनता है। और ये चूंकि कैलकुलेटेड नहीं था, प्रीमीडिएटेड नहीं था, ये एक सडन और ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन था, इसीलिए इसमें डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया। इसको बस यही माना गया कि उन्होंने एकदम तेज गुस्सा हुए। और अगर राजेश तलवार चाहते इसको दूसरे ढंग से केस लड़ सकते थे, वो ये कह सकते थे इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है। आभा जी ठीक है, आप टेक्निकलिटी में जा रही हैं, जो फैसला है। मैं आप मां होंगी, मां हैं, महिला हैं, एक महिला होने के नाते भी पूछना चाहूंगा कि एक पढ़े लिखे समाज से राजेश तलवार हैं, उनकी पत्नी हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, राजेश तलवार खुद डॉक्टर हैं, क्या ऐसी परिस्थिति, हमें समझना होगा उस मानसिकता को भी, क्या ऐसी परिस्थिति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में कहा, मां बाप को हिंसक और कातिल बना देता है या बना सकता है?
देखिए जो इस बाबी पुलिस की रिपोर्ट देखिए, जो कंट्री की रिपोर्ट्स है, एनसीआरबी फिगर्स है, हर साल 1000 लड़कियों को ऑनर किलिंग में मारा जाता है, चाहे वो खाप पंचायत के ऑर्डर्स हो, चाहे इस तरह से तलवार दंपति शहर के लोग हो, लेकिन ऑनर किलिंग्स के तहत हर साल 1000 लड़कियों को का मर्डर हो रहा है, चाहे वो भोले भाले बच्चे हों जो भाग के शादी कर ले रहे हैं, ऊंची जात या नीची जात में शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नई चीज नहीं है, वो तो चूंकि मीडिया आ गई इसमें ये बात सामने आई। बहुत सी भोली भाली लड़कियां हैं जिनका माँ बाप ने गला घोट के मारा है क्योंकि उनके खिलाफ जाके वो शादी कर रही हैं। तो बिल्कुल समाज की ये विकृतियां हैं, ये समाज की विकृतियां हैं, मेंटालिटी है जो कि इस तरह की झूठी शान आन बान के लिए अपने मासूम बच्चों की हत्या कर रही है। चलिए आबा जी, हम आपके पास वापस आएंगे। सतपाल चौधरी, हालांकि कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, क्यों हो गए राजेश तलवार कातिल? क्यों मां ने अपनी बेटी का कत्ल होते देखा या वो वहां मौजूद रही, सबूतों को मिटाने में राजेश तलवार का साथ दिया या खुद मिटाया, क्यों कातिल हो गए? देखिए ये तो मानव स्वभाव है बिल्कुल, और सहज स्वभाव है कि जब जो माँ बाप अपने बच्चों को पालता पैदा करता पोसता है, कत्ल करना सहज स्वभाव में कह रहा हूँ, गुस्सा आना। और ये गुस्से में हुआ, जैसे बहन जी ने कहा, आबाजी ने कहा, निश्चित तौर पे ये दुर्घटना है और गुस्से में उठाया गया कदम है, गुस्से में हो गया। वो गैर इरादतन है, इरादतन उन्होंने हत्या का कोई प्लान बना के उन्होंने हत्या नहीं की। उन्हें कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर वहाँ पे मिली, वो अब उसकी हत्या हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं, वो लोग जेल जा चुके हैं। हमें अफसोस है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। तो वो सारा उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक देखा जिससे वो अपने बच्चों पे लड़की के लिए अफसोस है कि नहीं? सतपाल चौधरी, लड़की 14 साल की उम्र में और नौकर के साथ इस तरह होगा तो किसी को भी गुस्सा आ सकता। फिर देखिए मैं फिर इस मानसिकता को इस तरह से देखने की वजह मैं समझना चाहूंगा कि क्या राजेश तलवार ने अगर देखा, मैं फिर कर रहा हूं, सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में कहा, जैसा आभा जी भी जिक्र कर रहे हैं, क्या हर माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे राजेश तलवार ने? बिल्कुल उसी तरह से हर माँ बाप रिएक्ट करता, और जरा सी गलती पर रिएक्ट करता माँ बाप, क्योंकि माँ बाप को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है अपनी औलाद से, अपनी संतानों से, और वो उनमें देखता है, उसमें चाहे 1000 ऐब है माँ बाप में, लेकिन अपने बच्चों को ये चाहता है कि उससे बड़ा आदर्शवादी पूरी दुनिया में कोई ना हो, वो सबसे ज़्यादा आदर्शवादी हो। हालांकि ये बयान थोड़ा शर्मनाक लगता है, लेकिन क्या हर माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा? अगर जो सिचुएशन जिसका जिक्र सीबीआई ने किया है अदालत में पूछताछ के दौरान, हर माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा या यही मानसिकता है पूरे देश की, समाज की? नहीं, पूरे देश की तो ये मानसिकता नहीं है, और ना किसी देश में पूरे सभी लोगों की ऐसी मानसिकताएं हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा जो समाज है उसमें रिएक्शन तो होता है, और रिएक्शन कुछ है जब्त कर लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पोजीशन ये है, माइनर बच्ची है, आप दूसरी पहलू देखिए, माइनर बच्ची है, 14 साल 8-9 महीने की उम्र है, और उस वक्त क्योंकि जब कत्ल हुआ है तो उसी कोई ना कोई वजह है, और वजह है, और ये वजह में सबसे ज़्यादा जिस वजह को जानने वाले लोग हैं, मैं कल से आपसे यही कह रहा हूँ, वो यही 2 माँ और बाप ही हैं। क्योंकि उस घर के बाहर अगर होता तो बाहर वाला जिम्मेदार होता, ऑफिस में हो ऑफिस जिम्मेदार हो, कोई कार ले आ रहा है कार में जिम्मेदार हो, तो जिस जगह घर में हुआ इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये आभा जी एक जिम्मेदारी की बात हो रही है, मानसिकता की बात हो रही है, जिसका जिक्र सतपाल चौधरी कह रहे हैं, इनके मुताबिक कोई माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करता, ये कह के हम उस गुनाह को कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर तलवार ने कत्ल किया उस हालत में या उस हालात में जो उन्होंने देखा, तो कोई भी माँ बाप वैसे ही करेगा। हालांकि दर्शक भी सुन रहे होंगे, जरा आप भी अपने भीतर टटोलिए, समझने की कोशिश करिए। सतपाल चौधरी अगर ये कह रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या आपको लगता है हर माँ बाप उस परिस्थिति में वैसे ही करता जैसे तलवार ने किया? फिर तो तलवार ने इनके हिसाब से सही किया जो सतपाल चौधरी करे। आभा जी जी, कोई माँ बाप इस तरह से नहीं करेगा, वो एक हादसा हो गया, इसीलिए आज कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया है। एक ये मैसेज दिया है सोसाइटी को कि आप कानून अपने हाथ में नहीं लें, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, अगर क्रिएटर ही जन्म देने वाला ही जीवन ले लेगा। और ये बिल्कुल में ये नुपुर तलवार की विडंबना है कि वो एक तरफ माँ है, अपनी बेटी को मरते हुए देखी है, और दूसरी तरफ अपने पति को बचा रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 के में उसके ऊपर 5 साल की सजा हुई है। तो ये नुपुर तलवार की बेबसी ही मानी जाएगी कि वो बेटी और पति में किस तरफ जाए। और इसीलिए चलिए, ये बेबसी है एक माँ की, लेकिन माँ को भी उम्र कैद हुई है, पिता को भी उम्र कैद हुई है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हमारे साथ होंगी जयंती दत्ता, मनोवैज्ञानिक। हम मनोदशा पर भी बात करेंगे, कुछ और मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी मानसिकता या
हालात ने राजेश तलवार को कातिल बनाया, और अगर राजेश तलवार को कातिल बनाया तो जैसा कि सतपाल चौधरी कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप वैसे ही करेगा जैसे कि राजेश तलवार ने किया। क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि राजेश तलवार ने जिस हालत में आरुषि और नौकर का कत्ल किया, वो हालत को जस्टिफाई किया जा सकता है या उनके कातिल होने को जस्टिफाई किया जा सकता है? जो हालत का ब्यौरा जो सीबीआई ने उस रात जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा सीबीआई के आईओ ने जो अदालत में कहा, जिसमें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की बात हुई कि हेमराज और आरुषि को, हालांकि वो बच्ची 14 साल की नाबालिग लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमें उस पर बात करनी पड़ रही है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको देखा और राजेश तलवार अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाए और हो गया। सतपाल चौधरी मान रहे हैं कि कोई भी माँ बाप वैसे ही रिएक्ट करेगा इनके मुताबिक। क्या ऐसे कोई भी माँ बाप वैसे रिएक्ट करेगा और उस मासूम सी बेटी का कत्ल कर देगा? जी नहीं, हर कोई माँ बाप ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस मर्डर मिस्ट्री में अगर आप झांके तो देखेंगे कि कुछ तैयारियां शायद पहले से भी थी। अचानक आप, अक्सर मैं कहती रही हूँ, आज भी दोहराऊंगी, जिस दिन मर्डर हुई है उसके नेक्स्ट डे से मैंने ये सवाल उठाया कि कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन कोई आम बात नहीं है काटना, और कोई आम औजार से आप काट नहीं सकते हैं। आपको सर्जिकल ब्लेड चाहिए, स्कैल्पेल चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि वो कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर है, जुगुलर वेन कहाँ पर है। और दोनों की मर्डर अगर आप देखें तो दोनों ही बीच में रोकना पड़ेगा। आभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आभा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी। तो वहाँ पे आप यू हैव टू हैव दैट स्कैल्पेल इन हैंड, और आपको वो कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन तक पहुँचना पड़ता है काटने के लिए। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव आउटब्रेक नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारियां तो थी। और नुपुर जी का जहाँ तक साथ देने का है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। माँ होती है, माँ का कहा जाता है, माँ का आंचल, माँ की ममता, माँ को एक अलग ढंग से देखा जाता है जहाँ एक नाजुक, कोमल और ममता की बात होती है। माँ कैसे इसमें शामिल हो सकती है? और अगर माँ चश्मदीद है, माँ सब कुछ सामने देखती रही, उसके बाद अपने पति के उस गुनाह में लगातार 5.5 साल तक साथ देती रही, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, माँ में उतनी वजूद होनी चाहिए। जो माँ देख रही है सामने कत्ल होते हुए, अगर उसको वो रोकथाम करने की कोशिश नहीं कर पाई तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। बजाय इसके कि एक बच्ची को तो वो खो ही चुकी थी, उसके पास और कोई ऑल्टरनेट वे आउट नहीं था कि वो अपनी हस्बैंड की सपोर्ट में ना जाए। क्योंकि जब वो बच्ची की मौत को उसको टाल नहीं सकी और उसने देखा ये चीज़ होते हुए, तो ऑब्वियसली ओनली चॉइस शी हैड वाज कि भाई अपने हस्बैंड की जो भी करतूत है, जो भी चीज रही, उसी में वो शरीक हो जाए और एविडेंसेस को मिटाए। हम समझते रहे खाप में, जो आप खाप की वकालत करते हैं उस मानसिकता की, सतपाल चौधरी जी, और मुझे लगता है हैरत होती है हर बार टेलीविजन चैनल पर आप आकर वकालत करते हैं, और शायद यही आपकी स्ट्रेंथ है कि हम आपको बुलाते भी हैं ताकि उस मानसिकता को भी कोई रिप्रेजेंट करे, जो इसी देश की मानसिकता है जहां ऐसे लोग हैं जो ऑनर किलिंग को जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं और बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसे हालत में माँ बाप ने कत्ल किया तो सही किया। आपकी बेटी अगर वैसी सिचुएशन में होती है, कोई रिश्तेदार, मैं सीधे पूछना चाहता हूं, कत्ल कर देंगे? ये वाहियात सवाल है अंजुम जी, इस तरह के वाहियात सवाल आप। चलिए, मैं कह रहा हूं कि अब कोई भी आदमी जो आपने कहा पहले कि राजेश तलवार की जगह कोई भी होता तो कत्ल कर देगा, कोई भी आदमी होगा तो कत्ल कर देगा और उसको जस्टिफाई ठहराया जाएगा। मैं आप लोगों से और दर्शकों से भी, इस देश से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरह के हालात जो बन रहे हैं, जो मोहिंदर कोहली ने किया, जो आरुषि के घर पे हुआ, जो ऑनर किलिंग का मामला कटारा के यहाँ हुआ, जो शक्ति कपूर ने किया, सारे देश ने देखा, ये जो शर्मनाक हादसे जो भद्र समाज है वो कर रहा है, जिसको फॉलो करता है आम समाज और गांव देहात में रहने वाले लोग, किस तरह से हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, किस तरह से हम अपने लोगों के लिए नियम कायदे कानून बना रहे हैं, किस तरह से उन्हें हिदायत दे के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा इस देश में अश्लीलता फैल चुकी है, इस देश में व्यभिचार फैल चुका है, इससे बच के रहो। उसे बचने की जब हम कोशिश करते हैं तो आप लोग उसकी निंदा करते हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जब तक आप आचरण में सुधार नहीं लाओगे तब तक ऐसी वारदातें नहीं रुक सकती। टीना शर्मा, जस्टिफाई करने की बात वहीं आती है। मैं मान लूं कि जो इमीडिएट प्रोवोकेशन था, जो भी तस्वीर देखी, जो भी दृश्य देखा, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि एक बच्ची, जो 14 साल की बच्ची, जो आज शायद 19 साल की होती, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कत्ल के लिए प्रोवोक किया और इसलिए माँ बाप कातिल हो गए। क्या उस हालात ने ही मान लें कातिल बनाया और माँ भी उस कत्ल में शामिल हो गई?
बिल्कुल अजीत जी, ऐसा ही कुछ रहा होगा, क्योंकि उस रात क्या हुआ ना किसी ने नहीं देखा है। वो ही 2 लोग जो उस घर में, और ये हर माँ बाप पर इसी तरह से लागू होगा, कोई भी माँ बाप पर? बिल्कुल नहीं लागू होगा। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में ऐसी चीज़ों की कहीं जगह भी है। और मीडिया की इतनी अवेयरनेस, समाज की अवेयरनेस, आज हर आदमी जो है अपने बच्चों को, आप बिल्कुल सतपाल जी की एक बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि समाज किस तरफ जा रहा है वो हमें देखना चाहिए, पर ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो समाधान नहीं है उसको मुझे लगता नहीं है कि आज का अवेयरनेस समाज, आप जैसा पिता और मेरी जैसी माँ अपनाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्रोवोकेशन की जो आपने बात कही उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा भी हो सकता है वो जो गोल्फ स्टिक मारी गई, वो मारी गई हेमराज के ऊपर और वो लग गई बच्ची को, और वो जब मर गई तो ये सब कुछ प्लान किया गया। ये भी एक थ्योरी है कि पहला स्टिक लगा हेमराज को, दूसरा स्टिक हेमराज की बजाय आरुषि को लगा। ये भी थ्योरी है। ये सारी बातें अदालत में सीबीआई के आईओ ने कहा। जस्टिस फखरुद्दीन, तमाम चीजें हैं, हम बात करेंगे फिर उस रात जो कुछ हुआ, प्रोवोकेशन, गुस्सा, आक्रोश जिसका जिक्र बार बार है। जजमेंट के बहुत सारे पन्ने हम लोग देख रहे थे। मोटिव को लेकर अभी भी बहुत जगह क्लैरिटी नहीं है कि मोटिव क्या था। हालात एक ताना बाना बुना गया है कि घर में 4 लोग थे, 2 का कत्ल हो गया, 2 उसमें बच गए, तो जाहिर है उनको प्रूव करना है। कुछ और सबूतों की बात, आरुषि की डेड बॉडी के समय जिस ढंग से ड्रेसअप किया गया वो बात, बॉटल, शराब की बॉटल, उस पर कुछ डीएनए, फिंगरप्रिंट, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन मोटिव का क्लैरिटी, कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं है जिसके आधार पर माना जाए कि यही मोटिव हो सकता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब मैं इस जजमेंट में और वैसे भी ये मोटिव बताने वाले यही 2 आदमी थे। 4 आदमी की जैसे थ्योरी आई, 7 होते तो बाकी बताते, लेकिन जो लास्ट थ्योरी करके आई 4 थे। अच्छा, मोटिव फरियादी भी यही है और अल्टीमेटली यही आए, ये माता पिता वालिदैन भी उन्हीं के हैं। अब मोटिव, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2013 में कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि मोटिव सबूत हो पाए। मोटिव एक करोबेटिव सर्कमस्टांस है। बाकी अच्छा, मोटिव के लिए मैं एक जस्ट बता रहा हूं। मोटिव की वजह किससे पूछी जाती है? भाई आपके बच्चे की डेथ हो गई, क्या वजह हो सकती है आप बताइए, सोचकर, किसी भी आदमी से, क्योंकि फरियादी वही है। तो मोटिव बताने की बात इनकी थी। मैं दूसरी बात जो बता रहा हूं, इसमें जो जज साहब ने जो अभी पूरा फैसला नहीं देखा, लेकिन जितने आपने पेजेस दिए हैं, इसमें पहली बात जो मोटिव है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है और ये एक है भी ब्लाइंड भी होता है। मैं ये कह रहा हूं कि मोटिव बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बात निकाल देनी चाहिए। जिसको हम लोग मोटिव मान रहे हैं, जिस पर बहस हम कर रहे हैं कि कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, जिसको पुलिस ने भी, यूपी पुलिस ने शुरुआती 1 हफ्ते के अंदर कह दिया, उस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखने या उस मोटिव का कोई सबूत नहीं है। मैं बता रहा हूं। और तलवार दंपति ने कन्फेस नहीं, अदालत ने यही लिया है। इस अदालत में मैं पढ़ रहा था, दफा 313 का बयान जो होता है, जितनी भी सर्कमस्टांसेस खिलाफ आई, जो आपने अभी बताया है, ये सब इनके सामने रखी गई कि आपको क्या कहना है इनके बारे में। इनका जवाब अभी तक जो इस जजमेंट में आया है, वो इनके जो बयान, मुल्जिम बयान कहलाता है। हर मुल्जिम को, देखिए अदालत का एक प्रोसीजर ये है कि जितनी भी खिलाफ शहादत आई है उसका जो पेश किया जाता है मुल्जिम के सामने, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके खिलाफ ये आया है, ये आया है, ये आया, ये आया है, ये आया है, आपकी क्या सफाई है। इन्होंने अपने जवाब में ये कहा झूठ है, नहीं मालूम, ये इस तरह से आया है। पूरा क्या बयान आया, लेकिन अदालत ने जो लिखा है, जो मैं ये पेज 200 में आपने दिया, इसमें ये लिखा है कि इन्होंने कोई अपने उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी, उन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो इनकी खामोशी इस बात की तरफ भी इशारा करती है। और सुप्रीम के कोर्ट के केसेस हैं, रात में भी अभी 2 हैं और 2 में 1 का मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद अब ऐसे केसेस हैं तो उनमें उन्हीं को बोलना पड़ेगा, उन्हीं को बताना। मानसिकता की बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। में जो जज साहब कह रहे हैं, और किस मनोदशा में माँ बाप कातिल हुए, अगर हम राजेश तलवार की बात करें। आप देखिए कि राजेश तलवार जी जो हैं, उनका एक व्यक्तित्व ऐसा ही रहा, गुस्सेल, और प्यार भी बहुत करते थे बच्ची से। तो ऐसे हालात में जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके खिलाफ जाती है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको नकारें, आप उतनी तथ्य कोर्ट को दें कि मैं गिल्टी नहीं हूं। ये साबित करना आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है, जहां पे ये लोग नाकाम साबित हुए।
इसलिए मान लिया गया कि वो दोषी है। सही है, हम फिर कानून। ये एक चीज और, जब भी आप क्राइम सीन को डॉक्टर करते हैं या उसको ड्रेसअप करते हैं तो मोटिव आपके खुलासे से सामने आ जाती है। अगर आपने क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं की होती तो बात शायद आपके ऊपर नहीं आती, लेकिन आपने बारीकी तक जाके अपनी ड्रेस से लेके बच्ची की कपड़ों को चेंज करना, तमाम कमरों को साफ करना, तमाम ब्लड्स के धब्बे मिटाना, ये कौन सी मानसिकता है? अमूमन जो माँ बाप एक बच्चे को कई बार मास्टरमाइंड की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। ये भी एक सवाल है कि कई बार उसके बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस समय पुलिस पहुंची, जिस ढंग से उनका स्टोन फेस माँ बाप का था, जिस ढंग से पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसके बाद लगातार कहा गया रोते हुए देखे गए, आंसू बहे, लेकिन जितना चेहरा जितनी बार हमने देखा वो गम जो दिखना चाहिए इकलौती बेटी का, वो कई बार तलवार दंपत्ति के चेहरे पर नहीं दिखा। टीना, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार सबसे पहले चलते नगमा, मुंबई से जुड़ी है नगमा। फैसला जो सबसे बड़ा फैसला है आरुषि हत्याकांड में आ चुका है। फैसला तो कल ही हुआ था, गुनाहगार कल साबित हुए थे, आज उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई। हम मां बाप की उस मनोदशा का जिक्र कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं मां बाप की मनोदशा। जो बातें कही जा रही है, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, गुस्से और आक्रोश पर काबू नहीं कर पाए और तलवार दंपत्ति ने कत्ल कर दिया अपनी इकलौती बेटी का। तमाम सबूत और उससे जुड़ी हुई तमाम बातों पर पिछले 2 दिन से भी बात हम लोग कर रहे हैं और 5.5 साल से टेलीविजन चैनल पर अलग अलग ढंग से बहस हो रही है। सवाल वही, मनोदशा, मां बाप किस हालत में, किस परिस्थिति में कातिल हो गया, और क्या जिस परिस्थिति में वो मां बाप कातिल हुआ यही परिस्थिति हर मां बाप को कातिल बना सकता है? नगमा। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती और न ही मैं किसी को दोषी ठहरा सकती हूँ। जजमेंट आई है, वर्डिक्ट आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि माँ और बेटी का रिश्ता या माँ बाप और बेटी का रिश्ता दागी नहीं होना चाहिए और फिर भी हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहिए, क्योंकि 5.5 साल में हमने देखा है कि बहुत एविडेंस में टैंपरिंग हुई है। जहाँ पर 99% केस फॉरेंसिक एविडेंस पे होनी चाहिए थी और 1% वकीलों की दलीलें और फिर विटनेसेस के टेस्टिमनीज पे होनी चाहिए थी, वहाँ पर उल्टा हुआ है। वहाँ पर दलीलें 99% वकीलों की दलीलों पे हुई थी और विटनेसेस के टेस्टिमनीज पे हुई हैं और सिर्फ 1% एविडेंस पे निर्धारित रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट एक देकर उनको जो भी उनकी रिहायत होती है कानूनी तरीके से, उन्हें जो भी रिहायत मिलनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। अभी उनकी सजा, बेनिफिट ऑफ डाउट की गुंजाइश कहाँ है? 5.5 साल से जिस ढंग से केस को डाइवर्ट करने, लीपापोती करने, बार बार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा के उन्हें भेज दिया। प्रोटेस्ट पिटीशन उन्होंने फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि अब वक्त बर्बाद मत करिए, आप लोअर कोर्ट में जाइए। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुई कोर्ट में, सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन दी कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट पिटीशन इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। आभा सिंह, आपको लगता है जैसा नगमा कह रही है बेनिफिट ऑफ डाउट है? हालांकि 200 से ज्यादा पेज का जजमेंट है। अभी जज साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कुछ पन्ने देखे, हमने भी लगातार देखे। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, हालात, उन हालातों की कड़ियां जोड़कर साफ साफ तौर पर कह दिया माँ बाप ने कत्ल किया। तो यहां कहीं गुंजाइश है जैसा कि नगमा कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नगमा ये नहीं कह रही है, नगमा कह रही बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उसी की बात करो। बेनिफिट ऑफ डाउट की बात और कह रही है कि 1% है सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नहीं, ये बात नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट 1% एविडेंस है, लेकिन नगमा जी, कोर्ट जो है ठोस सबूतों पे जाता है। कोई भी जजमेंट इस तरह से नहीं आता। तलवार के वकीलों को भी पूरा समय दिया गया कि वो अपने सफाई में सबूत पेश करें। इंडियन एविडेंस एक्ट का 106 सेक्शन क्लियरली कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज है उसके ऊपर होता है। ये लोग अपनी सफाई में सबूत नहीं रख पाए और जो सीबीआई की कड़ियाँ थी वो बिल्कुल जुड़ती हुई हैं, क्योंकि उस दिन 4 ही लोग थे घर में, बाहर से कोई आया नहीं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको टैंपर किया गया। जो जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई कि आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं। आप जो है ये चाहते थे कि सीबीआई टीम 1 के जो जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार थे उनको भी विटनेस बनाया जाए, सीबीआई को बोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह सकते आप किसको विटनेस बनाइए, नहीं बनाइए। तो इनको भी पूरे वकील मिले हैं, ये हर जगह गए हैं और आज जो है इसमें सच की जीत हुई है, क्योंकि जो शुरू में गलतियां हुई पुलिस की, इसलिए सीबीआई ने ईमानदारी से क्लोजर रिपोर्ट पुटअप करी।
उसने कहा हमारे पास जो इंक्वायरी है उसमें लगता है कि इन्होंने मर्डर किया है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि उस रात में तलवार दंपति ने बहुत सफाई से सारे सबूत मिटा दिए। और बहुत जगह हुआ है कि नहीं मिलता है जिस औजार से मर्डर किया गया, लेकिन तब भी मर्डर होता है। कितनी बार मोटिव नहीं मिलता तो भी केसेस प्रूव हुए हैं। तो वही लिखा है जजमेंट में कई केसेस का हवाला जज साहब ने यही लिखा है कि कई बार मोटिव नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित हो जाता है कि यही है कातिल। यही उन्होंने लिखा है जजमेंट में। और नगमा जी से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप इनोसेंट हैं, मान लिया जैसे ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स गुनहगार नहीं है, तो ये आपके दायित्व है कि आप इसे प्रूव करें कि आप इनोसेंट हैं। आप वहां पे क्यों चूक रहे हैं बार बार? 5-5.5 साल से आपने ये नहीं प्रूव कर पाए कि आप लोग इनोसेंट थे। और सबसे बड़ी बात, जो मकान आप देखें तो इट्स नॉट अ वेरी बिग, और उस मकान की चाबियां आपके पास थी, मकान बंद था अंदर से। जो मेड सर्वेंट आई है उसको नुपुर जी ने चाबी अंदर से बाहर फेंका, तो बाहर से ताला लगाया गया। अगर कोई बाहर से लगा रहा है, चाबी नुपुर जी के पास कैसे है? एक टीना एक सवाल है कि मान लीजिए राजेश तलवार ने हॉकी स्टिक से गोल्फ स्टिक से अटैक किया और जो भी किया, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ। बहुत सारे नए दर्शक होंगे, माँ भी कैसे उसी मानसिकता में आ गई? या माँ ने देखा सब कुछ, सारे 5 साल चुपचाप सुनती रही, या उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि पति फंस गया तो हम साथ खड़े रहना है? देखिए, ऐसा हुआ कि जो मुझे लगता है, जो जिसको हम मतलब एक प्लॉटिंग हमारे दिमाग में जो आती है इस केस की, वो ऐसी आती है कि देखिए उनको लगा कि अब हम अपना बच्चा खो चुके हैं। मारना वो हेमराज को चाहते थे, बच्ची को गलती से लग जाता है, बच्ची मर जाती है, और बच्ची को आप अगर चार्जशीट में देखेंगे तो बच्ची को स्लिट भी बाद में किया गया। जो टाइमिंग है वो हेमराज के और उसके स्लिट के अलग अलग है। हेमराज को मार के हॉकी स्टिक से, जो आप ब्लड स्टेन्स कह रहे हैं सीढ़ियों पे मिले, जिसे वॉश किया गया, हॉकी स्टिक से जो गोल्फ स्टिक से जो मारा गया, हेमराज के सिर्फ गोल्फ स्टिक के जो ब्लड स्टेन थे वो सीढ़ियों पे मिले, और स्लिट उसे ऊपर ले जाके किया गया। तो जब इनफैक्ट मतलब ये जो स्लिटिंग की गई वो भी जस्टिफाई करने के लिए की गई कि अगर स्लिटिंग हुई है तो सिर्फ हेमराज की क्यों हुई है। तो बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से इन्होंने अपनी बच्ची, जब बिल्कुल इनकी मर गई और इन्हें लगा अब इसमें जान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर थे दोनों, जब जानकार थे डॉक्टरी के, तो इन्होंने अपनी बेटी को भी स्लिट किया। आपके हिसाब से, आप मानसिकता की, समाज की मानसिकता की बात करती हैं, आरुषि केस समाज के लिए, देश के लिए कोई सबक है? इससे कुछ निकलता है कि कुछ सबक लेने की जरूरत है? बिल्कुल। ये जो हमारा जो अभी संविधान में हम नए नए रूल्स लेके आ रहे हैं, तो आज का जो दौर है वो ऐसा है कि एक बच्ची अपने पेरेंट्स के घर में वालिदैन के हाथों भी महफूज नहीं है। तो वहाँ पे हमें ये सबक लेनी चाहिए कि हम कहाँ से चूक रहे हैं। हमारा जो परिवार का जो ढांचा है, जो एक बॉन्डिंग है, वो कहीं पे गड़बड़ा रही है। अगर आप उसको बारीकी से जांचें तो आप देखेंगे कि जो रिश्ता है, एक इंसानी जज्बाती रिश्ता जो होता है हस्बैंड वाइफ में, माँ बच्चे में, वो चीज़ गड़बड़ाने लग रही है। तो कहीं पे ना कहीं पे हम बहुत बड़ी गफलत में फंसते चले जा रहे हैं। और यहाँ तो केस अजीत जी, इस बच्चे का ये टेस्ट ट्यूब बेबी था, 9 साल बाद हुआ था, इकलौता बच्चा था, बहुत सालों बाद इनको मिला था। तो इतना कुछ सबूत है 5.5 साल से। हम ठीक है, कोई चश्मदीद नहीं है, दो लोग जो लगातार बहस हो रही है। एक थ्योरी 4000 बार हम हर चैनल पर सुन चुके हैं। 4 लोग थे, 2 का कत्ल हो गया, 2 बच गए, तो अब वही 2 कातिल हैं। ये 4-5 साल से चैनल पर हम 4000 बार अलग अलग चैनल पर हम सब लोग इस पर चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आपको क्यों लगता है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए तलवार को? नगमा? इसलिए क्योंकि एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक अपराधी को नहीं ठहराया जाता, तब तक वो गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी हम जज का फैसले का हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा कहने का इतना मतलब है कि वो लोग फिर भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो लोग, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, वो लोग फिर भी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं कि और भी निशान मिले हैं लोगों के, और भी ये सब चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब उनको कानून की तरफ से कोई रियायत मिल रही है कि वो जाके आगे अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपने लिए अपील कर सकते हैं। वो कौन होता है? वो तो लोअर कोर्ट से अगर उन्हें तकरार ही नहीं है, वो तो नगमा जी को यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी। मैं नगमा जी को करेक्ट करना चाहूंगी। झूठी FIR लिखाना, कोर्ट को गुमराह करना,
सिस्टम को गुमराह करना और पूरी जुडिशियल सिस्टम जो आपने पूरा घुमा दिया, उसके बाद एक प्रोटेस्ट सीडी की चाबी ऊपर छत की टेरेस की नहीं दी, हेमराज की लाश ऊपर पड़ी थी, सुबह मेड सर्वेंट आई उसको कह दिया देखो क्या हाल है, और उसमें रो भी नहीं। पहले कहा हेमराज दूध लेने गया है, जो कि चार्जशीट पे है, पहले कहा दूध लेने गया, बाद में कहा देखो हेमराज क्या कर गया। दूसरी बात देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा झूठी एफआईआर लिखाना, तो अगर आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं तो मोटिव तो वहीं प्रूव हो जाता है, जैसे जज साहब ने कहा। जो अभी टीना जी ने कहा वो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हैं हम लोग कि यदि कन्फेस कर लेते ये तलवार दंपत्ति, तो मैं समझता हूं कि उनमें गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज होता और उनको रियायत कोर्ट से मिल जाती। उन्होंने जो ये चालाकी की है और उसको षड्यंत्र बना के जो पेश कर दिया, और दुनिया की नज़र में जो ये साबित हुआ कि षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, तो जा सकता था केस। उसकी वजह से उनको ये आज भुगतना पड़ा और डिफेंस लिया जा सकता था। क्योंकि ये प्रभावशाली फैमिली है, उन्हें ये भरोसा था। उत्तर प्रदेश के आईजी ने 1 हफ्ते के अंदर बयान देके कह दिया कि इन लोग ये आपत्तिजनक स्थिति में मिले और इस कारण गुस्से में आकर जो तलवार पुलिस की इनिशियल थ्योरी यही थी अजीत जी, 8 दिन पुलिस यही कहती रही, जिसको नहीं माना। उन्हें यह उम्मीद थी कि सीबीआई में उनकी पकड़ है और सीबीआई के माध्यम से वो इस केस को हल्का कर देंगे और इसे रफा दफा कर देंगे। लेकिन और सीबीआई की पहली टीम ने किया भी वही। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस कि अगर वो कमिट कर लेते क्राइम, अगर वो सिर्फ हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि अब वो अपराधी साबित हो गए, अगर वो कमिट कर लेते तो क्या किसी ढंग की गुंजाइश होती? उसी हालात को अगर नरेट करते कि ये हालात थी जिसका जिक्र सीबीआई के आईओ ने कोर्ट में किया और इसलिए हमसे ये हो गया, तो क्या कानून में उनके लिए किसी तरह की गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल है। और सेक्शन 3 जो मैं आपको बड़े ये कह रहा था, सेक्शन 300 जो है आईपीसी का, जो मर्डर को डिफाइन करता है, उसी में एक्सेप्शन 4 है और वो ये कहता है हीटेड डिस्कशन हो, हीट ऑफ द पेशेंट हो, विदाउट प्रीमेडिटेशन हो, ये बिल्कुल दिया हुआ है उसमें। तो ये इट विल नॉट बी ए मर्डर। मगर मैं नगमा जी के और सबके आपके पास ये बात कर रहा हूँ, देखिए जब 2 आदमी बचे हैं, डिफेंस में आप किसी की जान ले सकते हैं। नहीं जान लेने का नहीं है, ये नहीं कह रहा, ये तो ये केस ही नहीं लाया, अदालत ने यही तो लिखा है, अदालत ने ये लिखा है। सत्येंद्र साहब मुझे नहीं जान लेने का नहीं कह रहा हूँ, अगर इन हालात में हुआ ना चार्ज तो 300 का लगेगा, लेकिन अगर इन हालात में हुआ है। एक मिनट जी हाँ जी 1 मिनट जी नहीं वो नहीं, मैं 1 मिनट मैं ये कह रही हूँ, अगर वो कहते हैं कि हेमराज मेरी बेटी के साथ कुछ कर रहा था, उसको मैं बचाने गया, इन्होंने मुझ पे अटैक किया और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में हेमराज का मर्डर कर दिया, तो ये निकल सकते थे। अगर ये बोलते मैं अंदर घुसा, मैंने अपनी बेटी को आपत्तिजनक में उसमें देखा, मैंने गुस्से में ऑन द स्पॉट उसको मार दिया, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता, 304 होता, जिसमें 10 साल तक की सजा थी, तो ये सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल बच सकते थे, कल्पेबल होमिसाइड में कम हो सकती थी। लेकिन आज सबसे सरप्राइजिंग है कि ये दोनों चुप क्यों बैठे, इन्होंने ये लाइन ऑफ एक्शन क्यों नहीं लिया, ये क्या चीज दबाना चाह रहे थे, क्यों ये सबूत मिटाना चाह रहे थे, आज इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो गया है। जी बहन जी, प्रभावशाली होने की वजह से। और एक पहलू मुझे लगता है कि देखो कानून के हिसाब से हमें जजमेंट मिल गया, पर सामाजिक पहलू के हिसाब से हमें जजमेंट नहीं मिला, क्योंकि अगर हम इस चार्जशीट को देखें, क्लोजर रिपोर्ट को देखें, या कल के हम 203 पन्नों को, अगर हम लास्ट के आप 10 पेज कह रहे हैं, मैंने 15 पेजेस के पढ़े हैं, अगर उन पन्नों को देखें तो मुझे लगता है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो कड़ी होती है वो बहुत वीक है, वो ऐसी है कि आप हमें आज हमारे सिस्टम पे प्रश्न उठाए, सीबीआई ने जिसके आधार पर क्लोज करने की बात की थी। बिल्कुल टीना जी, मैं बहुत आदर के साथ कहूं, इतनी वीक नहीं है, नहीं तो सजा नहीं हो सकती थी। पुख्ता है। एक सेकंड देखिए, एक मिनट सुन ले। पुख्ता इस बात पर हो जाती है कि मुल्जिम को, अब मुल्जिम नहीं, देखिए ये नहीं है कोई अनजान आदमी हो, आप मौके वारदात पर हैं, मान लीजिए ये माँ बाप नहीं होते, कोई और 2 आदमी होते, 1-2 मिनट के कमरों के बीच सिर्फ एक प्लाईवुड का फासला है, तो क्या आप उनको शक के निगाह से नहीं देखते? समाज में जिस तरह से ये हम सब समाज आज भी हमारा और इससे पहले भी इस हालात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सच है कि ऐसे वाकयात होते हैं, ये सच है, मगर उसका डिटेक्शन, उसका जो है उसका इन्वेस्टिगेशन, जैसे नगमा जी कह रही है, इनकी आज भी तबीयत नहीं मान रही है, लेकिन यह भी इनको मानना पड़ेगा कि उसका मर्डर हुआ, फिर उस जगह पे होने के नाते 4 लड़कों के साथ, मान लीजिए कोई और है, आप इसको आरुषि का नाम हटा दीजिए, कोई लड़का ही गया है, 4 लड़की और वहां पर 4 लोग हैं,
2 का होता है तो उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा क्या हुआ। पर जज साहब मैं जो कहना चाह रही थी, आपने मेरा देखिए लड़की का मामला होता है, इज्जत का मामला होता है ना, कहीं न कहीं बात वहीं आ रही है। एक सेकंड अजय जी, लेट मी कंप्लीट। आपने सेकंड पार्ट पकड़ा, आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पकड़ा। मेरा कहना ये था कि देखिए अगर इस चीज को आप पढ़ते हैं और इस केस को पूरा स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी नहीं है। आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे कोर्ट गई है, पर समाज को जो जवाब चाहिए वो इस जजमेंट से नहीं प्रूव हो रहा है। देखिए समाज को क्या जवाब चाहिए, देखिए समाज के जवाब से मतलब नहीं है, कोर्ट के सामने आज उसका व्याख्या तो आप मैं टीना जी का उत्तर इस तरह से दूंगी कि जो माँ की बात अगर आप करें, समाज को अगर उत्तर देना है तो ये भी तो पूछिए ना कि जो माँ भ्रूण हत्या में लिप्त होती है क्यों होती है, वो तो जानबूझ के फिटिसाइड में इंडल्ज करती है और इसके तादाद भी हमारे कंट्री में कम नहीं है। हादसे दिन ब दिन चाहे कितना रोक टोक लगा दीजिए आप, मौजूद है, हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिटिसाइड को अगर आप देखें, बच्चों की जो सैक्रिफाइसेस पेरेंट्स कर देते हैं, चाइल्ड अब्यूज की देखें परिवार के अंदर, ये आपको शोध के जरिए स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है कि अमूमन चाइल्ड अब्यूज जानकारों से ही होती है। चलिए एक बार फिर नगमा के पास जाऊंगा, चूंकि सबकी राय ये है इस फैसले के बाद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बाद, जो 4.5 साल से बहस हो रही है उसके बाद, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को अब लगने लगा है कि तलवार ही है कातिल, तलवार ने कत्ल किया, राजेश तलवार ने। यही आपको भी लगता है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को, और आवाज सिंह भी कर रहे हैं, जस्टिस भी कर रहे हैं, और सबूत भी वही कहते हैं जो भी सर्कमस्टेंशियल सबूत है, एविडेंस है। लेकिन नगमा, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आ रहा हूं नगमा, सवाल के साथ नगमा आ रहा हूं। आपको क्या ऐसा लगता है जिसके आधार पर लगता है कि राजेश तलवार या नुपुर तलवार ने कत्ल नहीं किया? देखिए, सबसे पहले उनको ये जो 5.5 साल में काफ़ी लैप्सेस रह चुके हैं, विटनेसेस ने अपने टेस्टिमनीज बदले हैं, बीच में इनको एक बार क्लीन चिट दी गई, इन्हें छोड़ दिया गया, फिर से ये वापस से केस लड़ने के लिए आए और अभी ये सब कुछ हो रहा है। 3 बेगुनाह नौकर उसमें फंस गए थे, ये बहुत जा रहे थे, फंसाए जा रहे थे, फंस गए थे। नार्को एनालिसिस टेस्ट किया तमाम चीजें, 3 बेकसूर निर्दोष लोग जिनका उस घर में, जिसकी ना तो फोर्सफुल एंट्री के सबूत है, ना उस घर में आउटसाइडर के जाने के मौका दीजिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका। बोलिए बोलिए प्लीज, गो अहेड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ और समाज में अगर 2 अलग राय हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए। समाज में मेरी ये राय है कि उन्हें वो चांस मिलना चाहिए कि अगर वो कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उन्हें वो नगमा जी वो चांस इनके पास बरकरार है, वो हाईकोर्ट पे अपील करेंगे, कर सकते हैं, ये उनका राइट है। एक मिनट नगमा जी, जल्दी बात खत्म करें अपनी। नगमा, हो गया? नहीं, किसी के समझने से नहीं होता था। मैं एक पहले बात साफ है, ये कानूनी बात है, कानून के 150 करोड़ लोग हैं भारत में। एक मिनट एक करके। नगमा, आपकी बात खत्म हो गई, कुछ और कहना है आपको? मेरे ख्याल से नहीं, मैं अपनी बात कह रही थी लेकिन मुझे ठीक तरह से करने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एविडेंसेस ज्यादातर बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के तहत होना चाहिए था, मनोचिकित्सक के थ्रू होना चाहिए था, बहुत सारे और एविडेंसेस पे होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कौन देता ये एविडेंस? ट्रायल है, वो टेस्ट जो है ये कंपोनेंट है उसका, हार्डली इस इन्वेस्टिगेशन। यही तो बात है ना, मुझे बोलने एक प्लीज उनको एक करके सब बोल ही नहीं पा रही हूँ अपनी बात। जी जल्दी 30 सेकंड में। नगमा, नहीं, आपने बात कही कि उनका सबूतों की कमी है आपके हिसाब से, हालांकि आपने जो बात कही उनके पास मौका है हायर कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये पूरा केस पिछले 5.5 साल से बहुत ही ज्यादा बॉच्ड अप रहा है, इसमें बहुत सी ज्यादा खामियां रही हैं और मेरा सिर्फ इतना बोलने का मतलब नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि वो लोग बेगुनाह है या गुनहगार हैं, लेकिन अगर उनके पास वो रिहायत का समय है, वो जाना चाहते हैं, खटखटाना चाहते हैं, तो नॉन बायस्ड होके हमें वो उनको मौका देना चाहिए। वो मौका हम देने वाले को मैं नगमा जी का एक चीज को सपोर्ट करूंगी। ये कह रही हैं कि बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस जो है उसका प्रोफेशनल एनालिसिस होना चाहिए। हमें बात बाहर के देशों में फॉरेंसिक हिप्नोसिस का भी कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा और मौका हम देने वाले नहीं है। मौका उनके लिए अदालत का, ऊपरी अदालत का रास्ता खुला हुआ है। कोई भी आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके लिए कई ऐसे केस हैं, दर्जनों हर साल ऐसे केस होते हैं, लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में पलट जाता, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता, वो रास्ते उनके लिए खुले हैं। लेकिन फिलहाल वो गुनाहगार साबित किए गए, फिलहाल उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। आरुषि के कत्ल में उनके मां बाप को
कातिल माना गया है, उम्र कैद की सजा मिली है। कत्ल की वजह, तमाम वजह जो कही जा रही है उसमें एक ये भी है कि उन्होंने आपत्तिजनक हालत में देखा। तमाम तरह के सबूत सीबीआई ने दिए और उसके आधार पर फैसला। इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं।